नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का जो 2019 में पेपर हुआ था वो सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों पहला सवाल है, नीचे जो तालिका दी हुई दोस्तों 2014 से लेकर 2019 साल, इसमें 6 विभिन्न वर्ष है दोस्तों, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसमें 3 विभिन्न कॉलेज हैं। कॉलेज का नाम ए, बी और सी है और 8,000, 14,000, 11,000 इसमें दाखिल छात्रों की संख्या है। इतने छात्र दाखिल हुए हैं, 8, 14, 11, 17, 13। अब दोस्तों सवाल ये है, वर्ष 2015 में कॉलेज ए, वर्ष 2016 में कॉलेज बी और 2019 में कॉलेज सी में एक साथ दाखिल हुए छात्रों की औसत संख्या कितनी हो। अब हमें देखना है जो ए वर्ष है उसमें 2016 के अंदर 2015 में कॉलेज है, 15 में ये दोस्तों जो 15,000 रुपये हैं, और 16 के अंदर कॉलेज बी, 16 के अंदर बी 23,000 और 19 के अंदर कॉलेज सी, 19 में कॉलेज सी। अब इसमें दोस्तों 15,000, 23,000 और 19,000 क्रमशः स्टूडेंट हैं। तो इनमें पूछ रहा है कि एक साथ दाखिल हुए छात्रों की औसत संख्या। तो एवरेज करने के लिए दोस्तों तीनों को टोटल कर लेंगे, 15,000 प्लस 23,000, तो 15 और 16 31, 31 और 23 कितना होता है 34, 44, 54,000। तो 54,000 में दोस्तों 3 का भाग देंगे हम, 54 में 3 का भाग दो तो 18, आगे 3 जीरो लगा दो, 18,000 रुपये दोस्तों, सॉरी 18,000 छात्र है दोस्तों, ये सही है। अगला है ये दोस्तों वर्ष हैं, सभी वर्षों में एक साथ कॉलेज ए में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 8,000, 15,000, 17,000 ये सभी वर्षों में। और वर्ष 2018 और 2019 में एक साथ कॉलेज सी में 18 और 19 जो ईयर है उसमें एक साथ दाखिल हुए छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। अब दोस्तों इसमें अंतर कितना होगा, तो 24 और 16 को जोड़ लें हम, 24 और 16 को जोड़ लें कितना हो गया 40,000 हो गया, ठीक है, एक जीरो लगा दो। और ये कितना हो गया, अब इसको जोड़ लो दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा दोस्तों 1,02,000 है, ठीक है, 1,02,000 है। 1,02,000 में 40 घटाएंगे तो 62,000 बचेगा। नीचे सॉल्व दिया हुआ है दोस्तों, 1,02,000 है, फिर ये 40,000 है, इनमें अंतर किया है तो 62,000, ठीक है, दूसरा सही है। अगला सवाल है, ये हमें दोस्तों सभी वर्षों में कॉलेज सी सभी वर्ष 6 के 6 वर्ष दाखिल हुए छात्रों की कुल संख्या और वर्ष 2017 में सभी तीनों कॉलेजों में से एक साथ दाखिल हुए छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों 2017 में ये तीनों और ये टोटल इनमें परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो कॉलेज सी में छात्रों की कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1,06,000। फिर दोस्तों 17 में सभी तीनों कॉलेजों में एक साथ दाखिल हुए छात्रों की संख्या 63,000। तो इसका दोस्तों परसेंटेज करेंगे हम तो ऊपर आएगा 1,06,000, नीचे 63,000, 1,06,000 बटे 63 इंटू 100 करेंगे तो 168% है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट है चौथा सवाल। हमें दोस्तों ये दिया हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016 में कॉलेज ए में दाखिल हुए छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2016
इसमें कॉलेज ए में दाखिल हुए छात्र 17,000 छात्र दाखिल हुए कॉलेज ए के अंदर। और इनकी संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो दोस्तों 15,000 में से हम परसेंटेज निकालेंगे। 17,000 बटे 15,000 इंटू 100 तो करेंगे कितना परसेंटेज होगा दोस्तों? इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व इस प्रकार किया इन्होंने। 17 में से 15 घटा दिए 2,000 बट्टे 15,000 गुणा 100 किया तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। 100 दूनी 200, 200 में 15 का भाग देंगे दोस्तों 13 बार जाएगा तो 13% है। ठीक है। अब 5वां सवाल है। अब दोस्तों हमें दिया हुआ कि वर्ष के अनुरूप विभिन्न कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की संख्या और वर्ष 2016 में दाखिल हुए छात्रों की संख्या दूसरी सबसे कम और वर्ष 2018 में दाखिल हुए छात्रों की संख्या न्यूनतम है। पूछ रहे किस कॉलेज में वर्ष 2016 में, अब 2016 ये रहा, किस कॉलेज में दाखिल हुए छात्रों की संख्या दूसरी सबसे कम किस में हुई? 19,000 सी में है। और वर्ष 2018 में दाखिल हुए छात्रों की संख्या न्यूनतम 2018 में न्यूनतम 22,000 सी और ए। तो सही दोस्तों तीसरा सही है दोस्तों। आप सी और ए, बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों, कोई इतना टफ नहीं है, बस सॉल्व करो आप। अब दोस्तों ये दिया हुआ है कि उस विकल्प को चुनें जिसमें ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज है। ठीक है, हमें दोस्तों उस विकल्प को चुनना है जिसके अंदर ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज शामिल है। तो दोस्तों ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज किस में शामिल है? तो ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज है डीवीडी के अंदर है, सीडी के अंदर है, CDRW में है, USB में है, मेमोरी स्टिक में है और CDR में है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल गया कि किसके अंदर ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज है। ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज DVD, CDRW, USB, मेमोरी स्टिक और CDR। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया का सबसे सामान्य प्रकार ड्राइव है, जो ड्राइव को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जैसे DVD, CD-ROM, USB, मेमोरी स्टिक और CDRW। चौथा सही है। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रृंखला 2, 6, 30, 60, 130 और 210 में आगे आएगी? तो दोस्तों कौन सी संख्या है जो श्रृंखला 2, 6, 30, 60, 130 और 210 में आगे आएगी? तो वो संख्या कौन सी है? इसने सॉल्व किया दोस्तों, कैसे किया है? 2, 3, 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। एक बार देखते हैं कैसे किया है। तो इसको देखते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसने क्या है कि पहले 1 गुणा 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 बार 1 का गुणा किया तो 1 ही आएगा। आज कितनी बार कर लो, 1 में 10 बार कर लो बोले। फिर 1 जोड़ दिया इसने, 2 हो गया। और 2 के अंदर भी ऐसे किया है, 2 दूनी 4, 3 बार कर दिया 8 - 2, फिर 3 3 3 प्लस 3 27 प्लस तो हो गया 30 हो गया। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर 4 4 4 64 में से 4 माइनस कर दिया 60, फिर 125 में से 5 जोड़ दिए 130 हो गए। और उसी तरह 216 है, 6 का क्यूब है, इसमें से 6 घटा दिए तो 210 बच गए। और 7 को 3 बार गुणा किया, प्लस जोड़ दिए, 7 जोड़ दिए 350 हो गए। यह इस नियम का अनुसरण करता है और अतः अगली संख्या कितनी होगी? 350 है। तो विकल्प बी सही है दोस्तों। तो आप समझ गए, विकल्प बी सही है 350। दोस्तों काफ़ी लेंथी है ये, तो आप देख लें एक बार। अगला है स्पष्ट प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों हमें कोटेशन पर विचार करना है, किस पे क्या है। कुछ पक्षी स्तनपायी है, ये विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव है और ये अकेले
कर्ता पद का वितरण करता है। अब दोस्तों कुछ पक्षी स्तनपायी है और ये विशेष रूप से पॉजिटिव प्रस्ताव, ये पॉजिटिव प्रस्ताव नहीं है दोस्तों, सभी पक्षी होता तो पॉजिटिव होगा ये, और अकेले कर्ता पद का वितरण गलत है। और कुछ पक्षी स्तनपायी है, ये विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव है और ये अकेले विशेषण पद का वितरण करता है। तो दोस्तों सकारात्मक तो है लेकिन ये विशेषण पद का वितरण नहीं कर रहा है। अगला है कुछ पक्षी स्तनपायी है और विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव है और ये कर्ता और विशेषण दोनों का वितरण करता है। तो दोस्तों ये वितरण नहीं करता है कर्ता और विशेषण का, पॉजिटिव जरूर है। और कुछ पक्षी स्तनपायी हैं और ये विशेष रूप से सकारात्मक प्रस्ताव है और ये न तो कर्ता पद और न ही विशेषण पद का वितरण करता है। ये सही है दोस्तों, कुछ पक्षी स्तनपायी हैं और ये विशेष रूप से पॉजिटिव प्रस्ताव है और ये न तो कर्ता पद और न ही विशेषण पद का वितरण करता है, कर्ता पद का भी नहीं कर रहा और विशेषण पद का भी वितरण नहीं कर रहा है, बस पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ पक्षी स्तनपायी है। अगला है भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल है, उसके संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे हम NDL इंडिया, और सभी अकादमिक पुरस्कारों का 24/7 ऑनलाइन स्टोरेज हाउस है और जिसे शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विधिवत डिजिटलीकृत और दर्ज किया गया है। तो गलत है दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, जिसे अंग्रेजी में NAD कहेंगे, एक अखिल डिजिटल लाइब्रेरी है जो नागरिकों के लिए प्रासंगिक विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्री के संदर्भ में जानकारी या मेटा डेटा संग्रहित करती है। दोस्तों ये भी गलत है। जो राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी है अखिल डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है और नागरिकों के लिए जो डिजिटल सामग्री के संदर्भ में गलत है दोस्तों, दोनों गलत हैं। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिए गए कथनों में अनुसार न तो A और न ही B सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसे हम NDLI कहते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, जो ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय है, जिसके हमारे मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके अंतर्गत एक परियोजना है जो नागरिकों के लिए प्रासंगिक विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्री के संदर्भ में जानकारी या मेटा डेटा संग्रहित करती है। और राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, जिसे हम कहेंगे NAD, सभी अकादमिक पुरस्कारों का 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है जो शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विधिवत डिजिटलीकृत और पंजीकृत हैं। तो सही है दोस्तों, इसका ये सॉल्यूशन है। अगला है एक ट्रैफिक वाले स्थान पर 1 घंटे के लिए 1 सेकंड के मानक अंतराल पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर दर्ज किया जाता है और ध्वनि की प्रतिशत करनी है L1, L10, L50, L90 की गणना डाटा से की जाती है। फिर करनी को न्यूनतम से शुरू करते हुए अधिकतम की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों अपने को सही क्रम दबाना है 90, 50, 10 और L1। ठीक है, तो बड़े से छोटे की ओर आएगा। अब ये सॉल्यूशन करते हैं। ध्वनि प्रदूषण शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता हेतु एक प्रमुख समस्या है, अतः माप की विधियाँ व्याख्या करती हैं कि L90 उस स्तर की व्याख्या करता है जो न्यूनतम मान के समय के 90% से अधिक होता है और L50 उस स्तर की व्याख्या करता है जो न्यूनतम मान के समय के 50% से अधिक होता है। और जहाँ L1 उस स्तर की व्याख्या करता है जो अधिकतम मान के समय के 1% से अधिक होता है। तो इनका दोस्तों ये इनका क्रम होगा L90, फिर 50, 10 और 1। उसके बाद में है दोस्तों हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किस प्रकार में 10 में 50 क्या होता है दोस्तों, बाइनरी में कितना होगा 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। और 10 में 102 जो बाइनरी में होगा दोस्तों, बाइनरी में 1100, 110। और रियल टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है दोस्तों, जो क्या होता है तुल्यकारी संचार होता है।
हमारा जो रियल टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वो क्या होता है, तुल्यकारी संचार होता है। ठीक है, रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी तुल्यकारी संचार होता है। और SMS परीक्षण होता है वो होता है अतुल्यकाली संचार होता है। ठीक है, जो हमारा SMS परीक्षण होता है वो होता है अतुल्यकारी संचार, और उसके अलावा रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तुल्यकारी संचार, और बाकी ये आप डेसिमल जानते हैं। अब दोस्तों इसको देखते हैं दशमलव को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, एक बार हम देखते हैं। तो दोस्तों दशमलव में बाइनरी को बदलने की प्रक्रिया है, ये 50/2 दिया हुआ है, तो भागफल 25 बचेगा, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, 50/2, तो फिर अपन 25/2 किया है तो Q आ गया 12 R 1 आ गया। फिर 12/2 के अंदर कैसा है, Q 6 आ गया, R 0 आ गया। फिर 6/2 किया, Q 3 R 0 यानी शेषफल 0। फिर 3/2 के अंदर Q 1 और R 0, शेषफल 1 बचा है। और फिर बचा आधा, इसे और आधा किया -1/2 के अंदर जो Q 0 बचा है और R 1, तो इसका तब जब शेषफल को उल्टे क्रम में रखते हैं, फिर शेषफल को हमें उल्टे क्रम में रखना है, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है। दशमलव संख्या 50 को बाइनरी में बदलने पर कितना होगा, 0 1 1 00 1 0। ठीक है, और समान प्रकार से हम जान सकते हैं कि दशमलव संख्या 102 को बाइनरी संख्या और 102 को बाइनरी में रखना दोस्तों कितना होगा, 1100 110। और तुल्यकारी संचार होता है वो बाहरी घड़ी द्वारा सिंक्रोनाइज किए जाते हैं, जैसे रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और दोस्तों जो अतुल्यकाली संचार होता है उसमें संचरण रेखा के साथ विशेष सिग्नलों द्वारा सिंक्रोनाइज किए जाते हैं, उदाहरण के लिए SMS टेक्स्टिंग। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं दो स्पष्ट रूप से असंगत कथित तथ्यों को स्वीकारने के लिए एक अलक्षित तथ्य की संकल्पना करने को भारतीय तर्क में किस रूप में माना जाता है, तो भारतीय तर्क में दोस्तों अर्थपट्टी यानी निहित अर्थ में माना जाएगा। दो स्पष्ट रूप से असंगत कथित तथ्यों को स्वीकारने के लिए अर्थपट्टी या निहित अर्थ में माना जाएगा। भारतीय तर्क के अनुसार दो स्पष्ट रूप से असंगत कथित तथ्यों को स्वीकारने के लिए एक अलक्षित तथ्य की संकल्पना करने को अर्थपट्टी के रूप में जाना जाता है। और जब एक ज्ञात तथ्य को किसी अन्य तथ्य के बिना नहीं देखा जा सकता है, तो हमें तीसरे तथ्य के अस्तित्व को स्थगित करना होगा, और तीसरे तथ्य के वेद और न्यायपूर्ण ज्ञान को अर्थपट्टी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों 13वां, इसको देखते हैं। एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया हुआ है। अब दोस्तों राज्यपाल के पास राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी मांगने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से कोई भी शक्ति मांग सकता है, और राज्यपाल राज्य प्रशासन का वास्तविक मुखिया नहीं होता दोस्तों, ये काल्पनिक होता है। वास्तविक मुखिया जो हमारा मुख्यमंत्री होता है। तो A सही और R गलत है। तीसरा होगा दोस्तों A सही और R गलत है। उसके बाद में एक अभिकथन है, दूसरा कारण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। गर्मी के मौसम में तेज़ धूप वाली दोपहर में दिल्ली जैसे शहर में सौमंडलीय ओजोन का स्तर सुबह और शाम की तुलना में कम होने की संभावना है। तो दोस्तों ये गर्मी के मौसम में है, तेज़ धूप वाली दोपहर है, जैसे गर्मी पड़ती है, उसमें दिल्ली जैसे शहर में सौमंडलीय ओजोन है का स्तर सुबह और शाम की तुलना में कम होने की संभावना। दोस्तों बिल्कुल सुबह शाम कम नहीं रहता है इसका, तो सौमंडलीय स्तर तो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, गलत है दोस्तों, ये गर्मी के मौसम में तो सौमंडल का स्तर तो कम ही रहता। दोपहर की अवधि में वातावरण सुबह और शाम की तुलना में अस्थिर होता है और इसकी तनुता क्षमता अधिक है। तो दोस्तों दोपहर में क्या होता है, वातावरण होता है जो सुबह और शाम की तुलना में अस्थिर, सुबह और शाम को तो स्थिर होता है, दोपहर में अस्थिर होता है और इसकी तनुता अधिक
होती है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ए गलत है और आर सही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सौरमंडलीय ओजोन का निर्माण सूर्य के प्रकाश, विशेष रूप से पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क से होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, जो ऑटोमोबाइल, टेल पाइप और स्मोक कैस्ट द्वारा उत्सर्जित होते हैं। दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में ओजोन का उच्च स्तर सामान्यतः गर्मी के महीनों के दौरान होता है और सामान्यतः ओजोन का स्तर मध्य से अंतिम दोपहर तक अपने चरम पर पहुंच जाता है और सुबह की भीड़ से निकलने वाले धुएं के कारण सूरज के प्रकाश से अभिक्रियता करने का समय होता है और ओजोन का उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है और बनाने के लिए ओजोन को रासायनिक अभिक्रिया करने की आवश्यकता होती है। और कथन के अनुसार अभिकथन ए असत्य और कारण सत्य, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये दोस्तों संचार चैनल को हमें मिलान करना है, इसमें किस तरह करेंगे हम। तो दोस्तों ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉग तो कहाँ होता है? सोशल मीडिया पे होता है। और टेलीविज़न क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। पत्रिका प्रिंट मीडिया है। और संगणक साइट है क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, WWW है, ठीक है दोस्तों। ब्लॉगिंग समझ में आ गया। सोशल मीडिया, टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रिका प्रिंट मीडिया और संगणक साइट है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब एक इसको क्या सॉल्व करें, क्योंकि ब्लॉगिंग वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रकाशित एक विवेचनात्मक या सूचनात्मक पोस्ट है और इसलिए ये सोशल मीडिया का हिस्सा है, ठीक है। जो हमारा ब्लॉगिंग होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रकाशित एक विवेचनात्मक या सूचनात्मक पोस्ट है और इसलिए ये सोशल मीडिया का एक हिस्सा है। और टेलीविज़न है, दर्शकों के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री है। टेलीविज़न दोस्तों हमारे दर्शकों के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी टीवी सेट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। नियमित अंतराल पर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज़लेटर, मेधावी लेख प्रकाशित किए जाते हैं, जिन्हें पत्र पत्रिकाएं कहते हैं और इन्हें प्रिंट मीडिया कहा जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब वेब पेज और वेबसाइटों का एक संग्रह है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रस्तावों का कौन सा संयोजन विपक्ष के शास्त्रीय वर्ग में विरोधाभास माना जाता है? दोस्तों कौन सा विरोधाभास है? सार्वभौमिक सकारात्मकता और सार्वभौमिक नकारात्मकता, इनमें दोस्तों विरोध है बिल्कुल। और सार्वभौमिक सकारात्मक अविशिष्ट, ये दोस्तों बिल्कुल विरोधाभास से आप दिख रहा है कथन पढ़ते ही। अब दोस्तों अगला देखते हैं हम। अब दोस्तों आधारीय सिद्धांत में शोधकर्ता सैद्धांतिक संतृप्तता प्राप्त करने पर सैद्धांतिक नमूने का उपयोग करके डेटा एकत्र करता है और इस प्रक्रिया को निम्नलिखित अनुक्रम में संक्षेपित किया जाता है। तो हमें देखना है कि शोधकर्ता है वो सैद्धांतिक संतृप्तता प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक नमूने का उपयोग किस प्रकार करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। पहला आएगा सामान्य शोध पत्र आएगा, फिर अपन उसको सैद्धांतिक रूप से तय किए गए नमूना होगा, फिर डेटा एकत्रित करेंगे, उसके बाद में डेटा का विश्लेषण करेंगे और फिर सैद्धांतिक संतृप्तता आएगा। सबसे लास्ट में सैद्धांतिक संतृप्तता और सबसे पहले सामान्य शोध प्रश्न, फिर सैद्धांतिक रूप से तय किया गया नमूना, डेटा एकत्रित करना, डेटा का विश्लेषण और सैद्धांतिक संतृप्तता, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आधारीय सिद्धांत में विधि पूर्वक एकत्रीकरण और डेटा के विश्लेषण के माध्यम से आगमनात्मक तर्क द्वारा सिद्धांतों का निर्माण शामिल है और कोई भी शोध प्रश्न की पहचान और परिकल्पना के निर्माण के साथ शुरू होता है और फिर आबादी को परिभाषित किया जाता है और नमूना निर्धारण किया जाता है। तब वांछित डेटा का अनुसंधान की परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एकत्र और विश्लेषण किया जाता है और शोध के निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है और सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। और आधारीय सिद्धांत समान प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अगला है, हमें दोस्तों सही कथन देखना है। WWW नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जो पहले 4 कंप्यूटर नोड्स के साथ शुरू हुआ। गलत है दोस्तों, कंप्यूटर का नेटवर्क जरूर है लेकिन 4 कंप्यूटर नोड्स के साथ शुरू नहीं हुआ। और WWW एक ऐसी सेवा है जो इंटरनेट पर संचालित होती है, तो बी सही है।
अब इसको सॉल्व करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली इन्होंने की थी दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी और इससे दुनिया भर में वैज्ञानिकों के बीच स्वचालित जानकारी साझा करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके द्वारा विकसित किया गया था। और यह वेब सर्वरों में संग्रहित वेब पेजों या वेबसाइटों का संग्रह है और इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि ये एक सेवा है जो इंटरनेट पर संचालित होती है और विकल्प भी सही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम एक सवाल करते हैं, किसी निश्चित धनराशि पर कोई धनराशि फिक्स है, उसका 10% है प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है 993 रुपये। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल का है, 10% की दर से है 993 रुपये हैं। तो समान धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज किसके बराबर होगा दोस्तों? एक 8% 4 वर्षों के लिए दे तो इसको सॉल्व करते हैं। 960 रुपये बता रहा है। माना कि मूलधन x है और दिया गया है, क्या दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद दर दी हुई है हमें 10%। मूलधन x है और दिया गया जो समय है 3 वर्ष है, दर है 10 की और मिश्रधन है दोस्तों। मिश्रधन क्या है? मिश्रधन है मूलधन 1 + दर बटे 100 समय, फिर 993 + x कर दिया और फिर x के बाद दोस्तों x 1 + 10 बटे 100। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके देख लो आप, लास्ट में 960 होगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। 20वां सवाल है, एक कॉलेज शिक्षक प्रेरक भागीदारी की गति को तेज करने के उद्देश्य से एक प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित करता है और ये किस प्रकार के मूल्यांकन का हिस्सा बनेगा? तो दोस्तों किस प्रकार का हिस्सा होगा? औपचारिक मूल्यांकन का, ठीक है। औपचारिक मूल्यांकन में क्या होता है कि प्रेरक भागीदारी के गति को तेज करने के उद्देश्य से एक प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित करता है और ये किस प्रकार के मूल्यांकन का हिस्सा है दोस्तों? ये औपचारिक मूल्यांकन का हिस्सा, ठीक है। यह योगात्मक मूल्यांकन का हिस्सा बनेगा जो एक कार्यक्रम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की विधि है। और जब कार्यक्रम की गतिविधियां प्रक्रिया में हो तो उन्हें प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान आयोजित किया जा सकता है और छात्रों की उपलब्धि में सुधार करने के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा आयोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो गया? औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन क्या है? कॉलेज शिक्षक प्रेरक भागीदारी की गति को तेज करने के उद्देश्य से प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित करता है, ठीक है। उसके बाद है जो इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिकों के किस समूह को कालानुक्रम में दिया हुआ है? तो दोस्तों पहले लूमियर ब्रदर्स आए थे, उसके बाद आए थे गुग्लिएल्मो जी, फिर मार्कोनी आए थे, फिर जी फॉरेस्ट, फिर जॉन फ्लेमिंग और जॉन लॉजी बेयर्ड, ये सबसे लास्ट में है। सबसे पहले लूमियर ब्रदर्स है, फिर मार्कोनी महोदय दूरबीन की खोज की थी, फिर जी फॉरेस्ट। तो एक बार देख लेते इसको। 1895 ईस्वी में अपने सिनेमेटोग्राफर शो के साथ लूमियर ब्रदर्स को सिनेमा के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारे लूमियर ब्रदर्स हैं इनको सिनेमा का आविष्कार के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने सिनेमेटोग्राफर शो शुरू किया था। उसके बाद में ये बात 1895 की है। उसके बाद 1897, इन बहुत पुरानी बात है दोस्तों, 100 साल से भी ज़्यादा होगी। इतालवी वैज्ञानिक थे दोस्तों गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने 5 किलोमीटर की दूरी पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा वायरलेस टेलीग्राफ संदेशों को प्रसारित किया। इन्होंने क्या करा दोस्तों? जो टेलीग्राफ संदेशों को प्रसारित किया गया, ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी पर। उसके बाद 1906 ईस्वी में जो ली डे फॉरेस्ट ने अपने आविष्कार की घोषणा की और फ्लेमिंग को रेडियो कला में भौतिक और इंजीनियरिंग सिद्धांतों को पेश करने में निभाई गई विशिष्ट भूमिका के लिए IRE मेडल ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया, ठीक है, 1906 ईस्वी में ली डे फॉरेस्ट को, ठीक है। उसके बाद 1926 ईस्वी में जॉन लॉजी बेयर्ड ने दुनिया में पहला व्यावसायिक
टेलीविज़न सेट विकसित किया। और सबसे पहले 1926 में जॉन लॉजी बेयर्ड ने दुनिया में पहला जो वोकेशनल टेलीविज़न सेट है वो विकसित किया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों, जंगल में आग लग जाती है। जंगल की आग का फैलाव इससे प्रभावित होता है। जंगल की आग कैसे कैसे फैलती है? तो ढलान दोस्तों जंगल की आग फैलाने में प्रभावित करता है। और मिट्टी की नमी, वह भी दोस्तों मिट्टी की नमी से भी आग रुकती है। मिट्टी कम होगी तो आग नहीं होगी। और पवन दोस्तों फैलाएगी, यानी ये प्रभावित करती किसी प्रकार से, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ढलान, मिट्टी की नमी और पवन तीनों सही है, ए, बी और सी। और जंगल की आग ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली दहनशील वनस्पतियों के एक क्षेत्र में अनियंत्रित आग है। और जंगल की आग का प्रसार ज्वलनशील सामग्री और इसकी ढलान और नमी की मात्रा और मौसम की स्थिति, हवा के आधार पर भिन्न होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये 3 कथन दिए हुए हैं और ये अनुसरण करते हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक कथनों की पहचान कर रहे हैं। हमें देख रहे हैं कौन से कथन सही है, ए, बी, सी में। अब दोस्तों ये दिया हुआ प्रश्न है, एक कक्षा में पढ़ने वाले 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? ठीक है, 30 छात्रों की हमें औसत आयु ज्ञात करनी है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:8 है। ठीक है, 30 छात्र हैं, 7:8, 8, 7, 15, तो 14 है लड़के और 16 लड़कियां हैं। ठीक है, और लड़का और लड़की की औसत आयु क्रम से कितनी है? 12.2 और 11.4 है। ठीक है, तो आप लड़के को 12.2 से गुणा कर लो और लड़कियों को 11.4 से गुणा कर लो। और कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम। ये दोस्तों बिल्कुल 14 और 16 से पता चल रहा है। तो क्या सही है? तो तीनों ही सही है दोस्तों। इसके अंदर सॉल्व कर लो भले। तो क्या आएगा? 3 दिए हुए नहीं है, तो इसने कहा कि बी और या तो ए या सी। ठीक है, तो सॉल्व किया। 15x 30, 14, 8x, तो इन्होंने किया दोस्तों। फिर दोस्तों सॉल्व करते हैं 11.7, तो दोस्तों तीनों सही है। ठीक है, अब हमें ये दोस्तों संचार के निम्नलिखित, ये दोस्तों संचार के प्रकार दिए हुए हैं और विशिष्ट उदाहरण देखने हैं हमें। औपचारिक संचार किसे कहते हैं? जो स्मृति शेष होता है दोस्तों, तो स्मृति शेष बचती है वो होता है औपचारिक संचार। फॉर्मल जो संचार होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन। और अनौपचारिक संचार क्या होता है दोस्तों? अनौपचारिक संचार होता है समूह श्रृंखला, जो ग्रुप के अंदर चयन होती है दोस्तों, वो होता है अनौपचारिक। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है? अनौपचारिक होता है। औपचारिक होता है स्मृति लेख में। और बाहरी संचार होता है सरकारी संस्थाएं। ठीक है, बाहरी संचार हमेशा होता है, बाहरी संचार कहाँ होता है? सरकारी संस्था में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बाहरी संचार कहाँ होगा? बाहरी संचार होगा सरकारी संस्थाओं के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो आंतरिक संचार कहाँ होगा? आंतरिक संचार होगा परिपत्र में। ठीक है, तो आंतरिक संचार होगा परिपत्र के अंदर और बाहरी संचार होगा सरकारी संस्थाओं में, क्योंकि सरकारी संस्थाएं तो अलग अलग जगह होती है। और आंतरिक संचार परिपत्र, कोई हमें परिपत्र दिया उसमें होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप समझ गए इसको। अब हमें अर्धगोलीय सिरों के साथ एक ठोस बेलन के रूप में है और बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई का 1/3 अर्धगोलीय सिरों को छोड़कर, और अर्धगोलीय सिरों के साथ ठोस की कुल लंबाई कितनी है? 56 सेंटीमीटर है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठोस की लंबाई है, तो दोस्तों ठोस की लंबाई कितनी दी हुई है? 56 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई 56 - 2r। फिर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो लास्ट में बचेगा दोस्तों कितना? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हमें मिलान करना है दोस्तों। इसमें भी ये कॉलम है, कॉरल पॉपर वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या दिया? मिथ्याकरण का सिद्धांत दिया।
कॉरल पॉपर ने मिथ्याकरण दिया है। और हमारे टी.एस. कुहर ने क्या दिया? टी.एस. कुहर ने नमूने का सिद्धांत दिया। कुन साहब ने नमूना का दिया और पॉपर साहब ने मिथ्याकरण का दिया। कॉरल पॉपर ने क्या दिया? मिथ्याकरण का दिया। और कुन साहब ने नमूना का दिया। और पॉल हमारे फेयरब्रांड है, उन्होंने क्या दिया? पॉल फेयरब्रांड ने विरोधाभास विधि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, पॉल फेयरब्रांड ने विरोधाभास विधि का सिद्धांत दिया। और फ्रांसिस बेकन वोदे ने हमारा जो प्रेरक विधि का दिया। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक बार फिर रिपीट कर लें हम। कॉरल पॉपर ने मिथ्याकरण और कुन साहब ने नमूने का और पॉल फेयरलैंड ने विरोधात्मक, नाम से पता चल रहा है, और फ्रांसिस बेकन प्रेरक विधि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित सिद्धांत नहीं है? दोस्तों कौन सा सिद्धांत जो प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? तो व्याख्यात्मक सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है, आगमनात्मक है, निगमनात्मक है और ज्ञानवादात्मक है। ठीक है, तो हमें देखना है प्रत्यक्षवाद से संबंधित कौन सा नहीं है। तो प्रत्यक्षवाद से संबंधित व्याख्यात्मक नहीं है। ठीक है, ज्ञानात्मक प्रत्यक्षवाद से संबंधित है और निगमनात्मक भी है और आगमनात्मक भी प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। ठीक है, ज्ञानात्मक, ज्ञानवादात्मक, निगमनात्मक और आगमनात्मक। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों दो कथन दिए हुए, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आहार के रूप में लेबल किया हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी तेज़ी से भारत में गतिविधि का ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बिल्कुल सही है। और सॉफ्टवेयर भारत के प्रमुख निर्यातों में से एक है और भविष्य में भारत हार्डवेयर का बहुत मजबूत आधार। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर भारत के निर्यातों में से एक है, ये तो सही है, लेकिन भारत हार्डवेयर का बहुत मजबूत आधार नहीं है, तो ये गलत होता है। सॉफ्टवेयर आता तो सही होता सी। उसके बाद में है, अब दोस्तों शिक्षा पर आयोग हैं, उनके निम्नलिखित समूह में से किस एक को वर्ष के क्रम में कालानुक्रमिक रूप से दिया गया है और जिनमें वे गठित किए गए थे? तो दोस्तों सबसे पहले राधाकृष्ण आयोग 1948 के अंदर, फिर मुदालियर आयोग, फिर कोठारी आयोग दोस्तों 66 में बना था। ठीक है, तो इनका देख लेते हैं। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए नवंबर 1948 ईस्वी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये 48 में हुआ दोस्तों। और 1952 ईस्वी में 2004 साल बाद में हमारे डॉक्टर एल.एस. मुदालियर को नियुक्त किया गया था। उसके बाद में कोठारी शिक्षा आयोग को भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 ईस्वी को स्थापित किया गया था, 14 जुलाई 64 को। और इस आयोग का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करना। और दोस्तों जो शिक्षा आयोग भी बना था 1968 का कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर। तो राधाकृष्णन 48 और 52 मुदालियर। ठीक है, उसके बाद में है छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो छात्रों का एजुकेशनल परफॉर्मेंस होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दोस्तों छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन है बुद्धिमत्ता द्वारा, बी प्रेरणा द्वारा। तो दोस्तों छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन है वो बुद्धिमत्ता द्वारा भी और प्रेरणा द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और शारीरिक गठन गलत है और लिंग गलत है। ठीक है, तो छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन है बुद्धिमत्ता पहला और प्रेरणा दूसरा, इनके द्वारा निर्धारित करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि को सामान्य रूप से परीक्षाओं या निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से मापा जाता है और शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए छात्रों को बुद्धिमत्ता, आत्म प्रभावकारिता, आत्मनियंत्रण, प्रेरणा, प्रत्याशा, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांतों और दृढ़ संकल्प द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जो गैर संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, उन संस्थानों को चुनें जो यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है। दोस्तों कौन कौन से संस्थान जो डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं है देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक के अंतर्गत स्थापित संस्थान, दोस्तों भाषाई अल्पसंख्यक के अंतर्गत स्थापित संस्थान होते हैं वो खुद की डिग्री नहीं दे सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों दे सकते हैं बिल्कुल, तो ये गलत है। और घटक कॉलेज नहीं दे सकते हैं, तो उनके घटक कॉलेज में खुद की
जिससे संबंधित हैं वो यूनिवर्सिटी वो देगा, संबंध कॉलेज भी नहीं दे सकेंगे, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी दे सकता है। तो सही क्या होगा, ए, सी और डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की जो धारा 22 है उसके अनुसार डिग्री प्रदान करने या अनुदान का अधिकार केवल उन विश्वविद्यालयों को दिया जाएगा जिनमें एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम या धारा 3 के अंतर्गत एक संस्थान को विश्वविद्यालय में डीम्ड करके या डिग्री प्रदान करने या अनुदान करने हेतु विशेष रूप से संसद के अधिनियम द्वारा सशक्त एक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया हो और दिए गए विकल्पों में डिग्री प्रदान करने का अधिकार यूनिवर्सिटीज को दिया गया। ठीक है, यूनिवर्सिटीज और हमारे डीम्ड विश्वविद्यालय को। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता पूर्व काल में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की पहल की थी? तो दोस्तों जो विश्वविद्यालय आयोग था जो लॉर्ड कर्जन ने नियुक्त किया था 1902 ईस्वी में, और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में हमारे लॉर्ड कर्जन महोदय, तो जिनके काल में बंगाल का विभाजन हुआ था, के निर्देशों पर नियुक्त एक निकाय था और जिसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधारों हेतु सिफारिश करना था। और इस आयोग को सितंबर 1901 ईस्वी में शिमला में शिक्षा पर एक सम्मेलन के बाद नियुक्त किया गया था। और इसे नियुक्त कब किया था? सितंबर 1901 में शिमला में शिक्षा पर एक सम्मेलन के बाद नियुक्त किया था। शिमला दोस्तों ठंडा क्षेत्र है, अंग्रेज यहाँ खूब रहते थे। और इस आयोग की अध्यक्षता कानून के सदस्य थॉमस रेले द्वारा की गई। थॉमस रेले महोदय ने इसकी अध्यक्षता की थी विश्वविद्यालय आयोग की। और इसके सदस्यों में हमारे सैयद हुसैन बेलग्रामी, और सदस्य भी याद रख लो दोस्तों, जीके में भी काम है, सैयद हुसैन बेलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, ये भारतीय थे, सैयद हुसैन बेलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, और रेले साहब थे इसके अध्यक्ष था। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कारक गणितीय अवधारणाओं को सीखने में योगदान नहीं देता? तो कौन सा कारक है दोस्तों जो गणितीय अवधारणाओं को सीखने में योगदान नहीं देता है? तो वास्तविक जीवन की घटनाएं गणितीय अवधारणाओं को सीखने में मदद करेगा। और पाठ्यक्रम निर्धारित करने से पहले शिक्षार्थी के मौजूदा गणितीय ज्ञान का मूल्यांकन करना, यह भी जो हमारा गणितीय अवधारणाओं को सीखने में योगदान देगा। पाठ्यक्रम निर्धारण करने से पहले शिक्षार्थी के मौजूदा गणितीय ज्ञान का मूल्यांकन करना, ये भी देगा। और वास्तविक जीवन की घटना, ये भी देगा। गणित और इतिहास एक साथ पढ़ाना, ये नहीं देगा। और अगला है दोस्तों, गणित के जीवन अनुभवों की व्याख्या करता और जिन्होंने अवधारणा दी है, तो ये सही है। जो गणित के जीवन अनुभव हैं उनकी व्याख्या करना और जिन्होंने अवधारणा दी, ये भी सही है। ये दोस्तों गणित और इतिहास एक साथ पढ़ाना, इनसे गणित की अवधारणा सॉल्व नहीं होगी। उत्तर तीसरा सही है, इसको हम सॉल्व करते हैं। गणित को प्राचीन काल से लेकर आज तक औपचारिक शिक्षा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया गया है। और गणित में अंडरहिल मान्यताओं के अनुसार 4 मान्यताओं का सारांश है। गणित में 4 मान्यताएं कौन सी है? एक, अनुशासन के रूप में गणित में अविश्वास, गणित सीखने में विश्वास और गणित पढ़ाने में विश्वास, और गणित सीखने के संदर्भ में स्वयं पर विश्वास। और इस प्रकार इतिहास जैसे किसी अन्य विषय के साथ गणित पढ़ाना और गणितीय अवधारणाओं को सीखने में योगदान नहीं देता है। अब दोस्तों हमें 2 अनुसंधान में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन हेतु जिम्मेदार कौन कौन से हैं वो देखने हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन हेतु जिम्मेदार है? तो कौन कौन जिम्मेदार है दोस्तों जो अनुसंधान में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन हेतु? पहला है प्रतिभागियों को नुकसान पहुंचाना। जो प्रतिभागियों को नुकसान पहुंचाना अनुसंधान में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन हेतु जिम्मेदार है। और सूचित सहमति का अभाव, दोस्तों जो सूचित सहमति का अभाव होता है वो भी अनुसंधान में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन हेतु जिम्मेदार है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और प्रयोग समाप्त होने के बाद प्रतिभागियों का अभिवादन नहीं करना, ये गलत है। और कठिन प्रश्न पूछना, ये गलत। तो ए और बी सही है दोस्तों, प्रतिभागियों को नुकसान पहुंचाना और सूचित सहमति का अभाव, ए और बी सही है। अब अगला है, निम्नलिखित में से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जो मान्य संचार की पहचान करें। तो दोस्तों कौन सा जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य है उस संचार की पहचान करनी है। तो दोस्तों लिखित संचार है। जो लिखित संचार है दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य संचार है। मौखिक नहीं होता दस्तावेज, सांकेतिक नहीं होता, गैर मौखिक। ठीक है,
ये दोस्तों दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित प्रावधानों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 से धारा 66 तक चर्चा की गई। ठीक है। लिखित संचार दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य है, शब्दों, संकेतों और अक्षरों, आकृतियों और टिप्पणी से बना है और अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और दस्तावेज संचार की किसी भी भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू आदि में लिखे जाते हैं। तो धारा 61 और 66 साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दिया हुआ एक निश्चित कोड भाषा में टीचर को इन्होंने कहा TCJACCV और सुरजीन को कहा इन्होंने PMGETSU के रूप में कोड किया है। तो उस भाषा के रूप में निम्नलिखित में से कौन क्राउड को प्रदर्शित करेगा? कौन क्राउड क्या होगा दोस्तों? तो देख लो आप, इनको सॉल्व करते हैं हम। इन्होंने दोस्तों टी का y हो गया +2, ई का c हुआ -2, फिर a का +2 -2 +2 -2 ऐसे। ठीक है। तो इसको भी दोस्तों +2 -2 करते हैं। तो किस प्रकार होगा? s का +2 करो दोस्तों, सॉरी c को +2 करो, एक मिनट मैं चलते हैं। तो c को दोस्तों 2 जोड़ेंगे, c का e हो जाएगा और o का m हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अपना होगा, सही उत्तर है FPQAPME। तो दोस्तों आप प्लस माइनस करके देख लें किस प्रकार होगा। ये C दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, किस प्रकार का प्लस माइनस किया इन्होंने, ये भी देख लो दोस्तों। टीचर को तो ये दोस्तों प्लस देखो, T से V हो रहा है और E का C हो रहा है, ऐसे करना अपने को भी। C का यहाँ वाला आना चाहिए। ठीक है। तो ये आ गया, फिर O का ये M आ गया -2। इस प्रकार इन्होंने सॉल्व किया है। तो इस तरह आप देख लें। तो सीधा नहीं दोस्तों, ये भी काफ़ी टफ है। और रसायन के निम्नलिखित वर्गों का उनके विवरणों के साथ मिलान करना है रसायन में। तो दोस्तों रसायन है ये एल्जोन, जो एल्जेन रसायन, तो एल्जेन रसायन में क्या होता है? वे पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं। एल्जोन में क्या होता है? वे पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं उन्हें कहते हैं एल्जोन कहते हैं। और उसके बाद में उत्परिवर्तनजन किसे कहते हैं? तो उत्परिवर्तनजन वे रसायन जो आनुवंशिक सामग्री जैसे DNA कोशिकाओं को परिवर्तित या नष्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? उत्परिवर्तनजन क्या करते हैं? वे रसायन जो आनुवंशिक सामग्री DNA कोशिकाओं को चेंज करते हैं या नष्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है कार्सिकोजेन है। कार्सिकोजेन क्या करता है? कार्सिकोजेन करता है वे पदार्थ जो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण बनते हैं और इसके परिणाम स्वरूप घातक ट्यूमर बनता है। तो कार्सिकोजेन में क्या होता है कि वे पदार्थ जो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण बनते हैं। कार्सिकोजेन में जो पदार्थ हैं कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण बनते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें घातक ट्यूमर बनता है। ठीक है। कार्सिकोजेन में जो हमारा कैंसर वो होते हैं उसमें। और अगला है अपरूप जनन। अपरूप जनन में क्या होता है दोस्तों? अपरूप जनन में होता है वे रसायन जो विशेष रूप से भ्रूण वृद्धि और विकास के दौरान विषमताओं का कारण बनते हैं। दोस्तों अपरूप जनन में होता है हमारे वे रसायन जो विशेष रूप से भ्रूण वृद्धि और विकास के दौरान विषमताओं का कारण अपरूप जनन में होता है। ठीक है। और कार्सिकोजेन में ट्यूमर। दोस्तों भ्रूण वृद्धि से संबंधित है अपरूप जनन, कार्सिकोजेन ट्यूमर से संबंधित है। और उत्परिवर्तनजन है तो कोशिका का नष्ट होना, परिवर्तित होना। और एल्जेन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं। ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एलर्जेन एलर्जी पैदा करने वाला पदार्थ सामान्य रूप से हानिरहित पदार्थ हैं
और जो एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने में सक्षम है और प्रतिरक्षा प्रणाली में शुरू होती है और इसके परिणाम स्वरूप एक एलर्जी प्रतिक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो एलर्जन है जो प्रतिरक्षा एलर्जी पैदा करने से संबंधित। उत्परिवर्तन जनन रासायनिक, यौगिक या विकिरण के रूप में है और कोशिकीय आनुवंशिक सामग्री डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए में अपरिवर्तनीय और जन्मजात परिवर्तन का कारण बनते हैं। और कार्सिकोजेन कोई भी पदार्थ रेडियो न्यूक्लाइड या विकिरण है जो कैंसर के गठन को कार्सिकोजेनेसिस को बढ़ावा देता है और जिनके परिणाम स्वरूप घातक ट्यूमर भी होता है। और अगला है अपरूप जनन। अपरूप जनन क्या करता है? एक एजेंट है जो गर्भ या भ्रूण के विकास को खराब कर देता है और अपरूप जनन से बच्चे में जो जन्म दोष हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में है एक नरवंश विज्ञान अनुसंधान में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ की जाती हैं? तो दोस्तों कौन सी गतिविधियाँ की जाती हैं? हमारा जो नरवंश अनुसंधान में शोधकर्ता द्वारा समुदाय के सदस्यों के साथ संरचित साक्षात्कार आयोजन करता। तो दोस्तों नरवंश विज्ञान के अंदर शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार नहीं किया जाता आयोजन, और समय की एक विस्तारित अवधि के दौरान एक सामाजिक स्थापना में संलग्न होना। तो ये सही दोस्तों, विस्तारित अवधि होती समय की, उसमें एक सामाजिक स्थापना की जाती है। और संचार में संलग्न होने के लिए सुनना, और संचार में संलग्न होने के लिए सुना जाता है, इसमें सही है। और अगला है कुछ बुरी प्रथाओं में नुकसान के बारे में लोगों को शिक्षित करना, ये भी गलत है। संचार में संलग्न होने के लिए सुनना और सामाजिक स्थापना में संलग्न, बी और सी सही है। ठीक है, उसके बाद एक समूह रेटिंग के अंदर हमें रचनात्मकता में कौन अपने सदस्यों की रचनात्मकता में बाधा डालता है? तो दोस्तों कौन समूह रेटिंग में अपने सदस्यों की रचनात्मकता में बाधा डालता है? तो वो होगा किसी की कीमत पर आम सहमति बनाए रखने के लिए। और अगला है यदि किसी का विचार सही नहीं है और उसकी आलोचना करना, यदि किसी का विचार सही नहीं है और उसकी आलोचना करें और आम सहमति बनाने की कोशिश करें, ये दोस्तों रचनात्मकता में बाधा डालेंगे। उपहास किए जाने के डर से सोचना, इससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ये एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, इससे भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में 40वां है निम्नलिखित में से कौन तत्काल निगमनात्मक निष्कर्ष का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों कौन है जो तत्काल निगमनात्मक निष्कर्ष का हिस्सा नहीं है? तो न्याय निगमन है जो दोस्तों तत्काल निगमनात्मक निष्कर्ष का हिस्सा नहीं है। रूपांतरण तत्काल निगमनात्मक निष्कर्ष का हिस्सा है। अवलोकन भी है और विरोधाभासी है। तो न्याय निगमन तत्काल निगमनात्मक निष्कर्ष का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, न्याय अलग होता है, रूपांतरण अवलोकन विरोधाभासी है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी पत्नी के पिता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? तो वह मदर इन लॉ लगेगी, सास लगेगी। कैसे लगेगी? एक आदमी क्या करता है, एक आदमी एक महिला की ओर इशारा करता है और कहता है कि उसकी पत्नी कौन होगी? जैसे ए हो गए। ठीक है, ए की पत्नी बी है। ठीक है, उसकी पत्नी का पिता सी मेरी माँ की इकलौती, जो मेरी माँ है उसकी इकलौती बेटी यानी मेरी सिस्टर होगी, उसके पति है, तो मदर इन लॉ है। ठीक है, तो इन्होंने सॉल्व किया, देखे कैसे क्या है। आदमी है, अपने वाइफ के लिए बोल रहा है, फिर उसका फादर है। ठीक है, मेरी माता की इकलौती पुत्री का पति, कोई भी पति हो सकता है, और उसकी पत्नी उस आदमी की मदर इन लॉ। ठीक है, अगला है दोस्तों एक ओपन हाउस के आयोजन द्वारा जनता के साथ संवाद करने के लिए उन तरीकों की पहचान करें और जिनका सार्वजनिक क्षेत्र में संगठन द्वारा पालन किया जाएगा। दोस्तों ओपन हाउस के अंदर किसके द्वारा जनता के साथ संवाद करने के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र में संगठन द्वारा पालन किया जाएगा, तो वो है प्रचार, पैरवी नहीं कर सकते दोस्तों, जनसंपर्क और छवि का निर्माण। इन तीनों में दोस्तों क्या होगा, ओपन हाउस में जनता के साथ संवाद करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, 10 मिनट
एक ओपन हाउस समय की एक निर्धारित अवधि है और जिसके लिए एक हाउस या संगठन को इच्छुक लोगों या पार्टियों द्वारा अन्वेषक के लिए बोला जाता है। और यदि एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन का उद्देश्य ओपन हाउस का आयोजन करके जनता के साथ संवाद करता है तो यह प्रचार संगठन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने की प्रक्रिया, सार्वजनिक संबंध, संगठन द्वारा अनुकूल सार्वजनिक छवि का व्यवस्थित रखरखाव और छवि निर्माण, संगठन के बारे में सार्वजनिक छवि या राय में सुधार के अभ्यास के रूप में काम करेगा। और जबकि सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को पैरवी कहा जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? जो पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे हमें सबको होती है, वो कठिनाई दोस्तों डिसलेक्सिया नहीं है, बीमारी होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, वो डिसलेक्सिया होती है। और डिसग्रेफिया में क्या होगा? जो हमें लिखने में कठिनाई आएगी, कुछ लोगों को लिखने में कठिनाई होती है, वो होती है डिसग्रेफिया, यानी ग्राफ बनाने में, लिखने में। कैलकुलिया जो किसी गणना करने में कठिनाई होती है, गणित के काम में कठिनाई होती है, डिसकैलकुलिया। और एडीएच क्या होता है दोस्तों? एडीएच एक तरह की समस्या होती है तो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, उसे बोलेंगे एडीएच। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने में एडीएच है। और डिसलेक्सिया है पढ़ने में। ठीक है, एडीएच का पूरा नाम है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक गंभीर स्थिति है जिसमें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अति सक्रियता और आवेग शामिल है और मूल रूप से ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई है। ठीक है, उसके बाद में 44वां है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मूल्यांकन का विकल्प नहीं है? तो दोस्तों कौन एक ट्रेडिशनल मूल्यांकन का विकल्प नहीं है? तो दोस्तों बहुविकल्पीय तो परंपरागत अभी नया आया दोस्तों, तो ये नहीं है दोस्तों बहुविकल्पीय। तो पुराने टाइम प्रदर्शन परीक्षण, पोर्टफोलिक्स और प्रदर्शनियाँ होती थी, ये पारंपरिक मूल्यांकन का विकल्प नहीं है। ठीक है, बहुविकल्पीय। प्रदर्शन परीक्षण सही है, पोर्टफोलिक्स सही है, प्रदर्शनियाँ सही है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक मूल्यांकन उपकरण, बहुविकल्पीय परीक्षण, सही गलत परीक्षण, लघु उत्तर निबंध है। ये दोस्तों पारंपरिक रूप से किए जाने वाले कौन से हैं? बहुविकल्पीय सही गलत का उत्तर दें, लघु उत्तर निबंध है। और वैकल्पिक मूल्यांकन रणनीतियों में है ओपन एंड प्रश्न। वैकल्पिक में कौन से? प्रदर्शन परीक्षणी, प्रदर्शनी, व्याख्या, प्रयोगों का निष्पादन, कंप्यूटर सिमुलेशन और पोर्टफोलियो, ये है वैकल्पिक मूल्यांकन है। और बाकी ये पारंपरिक है। ठीक है, तो ये पारंपरिक है दोस्तों, ये बहुविकल्पीय। ठीक है, इसमें प्रश्न गलत टाइप किया है। अगला है जो भारतीय शास्त्रीय तर्क स्कूल में अनुमान, जिन्हें कहेंगे इन्फ्रेंस की प्रक्रिया में निम्न में से कौन हेतु द्वारा दर्शाया जाता है? भारतीय तर्क शास्त्र में हेतु किसे कहेंगे? किसी कारण का कथन है उसको हेतु द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। भारतीय तर्क शास्त्र के अनुमान या न्याय दर्शन तर्क के 5 चरणों द्वारा निर्धारित करता है। कितने चरण होते हैं? 5 चरण हैं। प्रस्ताव को प्रतिज्ञा कहेंगे, आधार या कारण हेतु है, और चित्रण या उदाहरण है तीसरा, अनुप्रयोग को उपनय कहेंगे, और निष्कर्ष को निगमन, अनुप्रयोग को उपनय, और चित्रण या उदाहरण को उदाहरण, आधार या कारण को हेतु, और प्रस्ताव को प्रतिज्ञा। ठीक है, अगला है दोस्तों, पहले हमें ये पढ़ना है और उसके बाद इसका उत्तर देना है। गद्यांश पढ़े पहले। मैं ये सुझाव नहीं देना चाहता कि शिक्षा में मानवतावादी तत्व उपयोगितावादी तत्वों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, और महान साहित्य के बारे में कुछ जानने के लिए कुछ इतिहास की कुछ चीज़ें और संगीत की, चित्रकला और वास्तुकला की कुछ चीज़ें आवश्यक है। और यदि कल्पना का जीवन पूरी तरह विकसित हो गया है तो ये केवल कल्पना के माध्यम से संभव है, और पुरुषों को पता है कि दुनिया क्या हो सकती है और इसके बिना प्रगति यांत्रिक है और तुच्छ हो जाएगी। लेकिन विज्ञान भी कल्पना मनोविज्ञान को उत्तेजित कर सकती है। अंततः यह व्यावसायिक मामलों के लिए बहुत कम अनुप्रयोगों के साथ एक मात्र अकादमिक अध्ययन है, और यह सब बदल गया है। उदाहरण के लिए औद्योगिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, जिनमें से सभी महान व्यावहारिक नहीं है, और हम आशा और उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में हमारे संस्थानों पर मनोविज्ञान का प्रभाव तेज़ी से बढ़ेगा, और शिक्षा में किसी भी दर पर इसका प्रभाव पहले से भी महान और लाभकारी रहा है। ये दोस्तों हमारा गद्यांश हो गया। अब हम
इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा जानकारी के अनुसार यदि कल्पना के जीवन को पूरी तरह विकसित किया जाना है तो निम्नलिखित में से कुछ जोखिम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो क्या जोखिम उठाना पड़ेगा यदि कल्पना के जीवन को पूरी तरह विकसित करें तो हमें साहित्य का नुकसान होगा, विश्व का इतिहास और संगीत। ये चीज़ें दोस्तों कल्पना के इतिहास में नहीं है, राजनीति कल्पना की है। ठीक है, ABC सही है। अगला है जानकारी के अनुसार मनोविज्ञान हाल ही में बहुत कम था। मनोविज्ञान क्या था? व्यवहारिक मामलों के लिए अनुप्रयोग करने में मनोविज्ञान बहुत कम प्रयुक्त था। शैक्षणिक अभिविन्यास सही है, शैक्षणिक अनुप्रयोग यह है व्यवहारिक मामलों के लिए। ठीक है, मनोविज्ञान। अगला है जानकारी के अनुसार कल्पना के बिना प्रगति क्या बन जाएगी? कल्पना के बिना प्रगति यांत्रिक बन जाएगी। ठीक है, और अगला है जानकारी के अनुसार लोग केवल किसके माध्यम से दुनिया क्या हो सकती है के संदर्भ में जागरूक हो जाएंगे? तो दोस्तों कल्पना के माध्यम से लोग ये जागरूक हो जाएंगे कि दुनिया क्या हो सकती है। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं। तो अगला है दोस्तों गद्यांश में लेखक किसके बारे में आशावादी है? तो लेखक दोस्तों किसके बारे में आशावादी है? तो ये हम देखते हैं। तो इसका दोस्तों संस्थानों पर मनोविज्ञान के प्रभाव में वृद्धि। तो लेखक चाहता है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव बढ़े। प्रयोगशाला में मनोविज्ञान के प्रभाव जरूरी नहीं है, संस्थान में दोस्तों साइकोलॉजी के प्रभाव में वृद्धि हो। ठीक है दोस्तों, कल्पना गलत होगा, चौथा सही है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो हमारा जो पेपर है दोस्तों, सॉल्व पेपर जो हमारा 5 दिसंबर 2019 को हुआ था, ये पूरा होता है। अब दोस्तों एक पेपर बचा है, वो हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।